नमस्कार, मैं पूजा। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 5 जनवरी, दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। रामनगरी अयोध्या में आधुनिक कैंसर अस्पताल का होगा निर्माण। नए साल में ताजमहल देखने के लिए उमड़ी पर्यटकों की भारी भीड़। इस महीने कानपुर के नौबस्ता तक दौड़ेगी मेट्रो। उत्तर प्रदेश में डीएलएड की जगह अब बीएलएड होगा मान्य। अटल आवासीय विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया हुई शुरू। चलिए आप बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। रामनगरी अयोध्या में आधुनिक कैंसर अस्पताल का होगा निर्माण। रामनगरी अयोध्या में बीते दिन रविवार से राम मंदिर भवन निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक आयोजित हुई है, जिसमें अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित कुमार घोष शामिल है। बैठक में मंदिर निर्माण कार्य के पूरा होने के बाद श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों के लिए बेहतर चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने की योजनाओं पर चर्चा होगी। मार्च 2026 तक राम मंदिर से जुड़े सभी निर्माण कार्य एल&टी और टाटा कंसल्टेंसी द्वारा तय समय सीमा में पूरे कर दिए जाएंगे। 300 बेड के आधुनिक चिकित्सालय, टाटा फाउंडेशन का कैंसर अस्पताल, हुतात्मा स्मारक और यात्रियों के लिए हॉल का निर्माण भी शामिल है। कानपुर में 3 दिवसीय सरस मेला शुरू। कानपुर नगर में 4 से 6 जनवरी 2026 तक मोती झील लॉन 2 में सरस मेला 2026 आयोजित हो रहा है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था और महिला सशक्तिकरण का मंच बनेगा। इसमें कानपुर मंडल के 6 जनपदों की स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं अपने हस्तशिल्प, पारंपरिक वस्त्र, खाद्य और जैविक उत्पाद प्रदर्शित करेंगी। कुल 60 स्टॉल, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सुविधाजनक व्यवस्थाओं के साथ ये मेला महिला उद्यमिता और स्थानीय उत्पादों को शहरवासियों तक पहुंचाने का खास अवसर है। यूपी पुलिस में बड़े पैमाने पर ट्रांसफर प्रक्रिया हुई शुरू। नए साल के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस में बड़े स्तर पर प्रमोशन और ट्रांसफर होने जा रहे हैं। 1 जनवरी 2026 को 50 आईपीएस अधिकारियों को प्रमोशन मिला और इसमें 2013 बैच के 28 ऑफिसर एसएसपी बने, 2012 बैच के 13 डीआईजी बने, 2008 बैच के 6 ऑफिसर आईजी और 2001 बैच के 3 ऑफिसर एडीजी बने। प्रमोशन के बाद अयोध्या, लखनऊ और कानपुर रेंज कमिश्नरेट में कई अहम पद खाली हो गए हैं। फिलहाल कई अधिकारी फील्ड में तैनात है, जिससे नई तैनाती और तबादलों की प्रक्रिया तेज हो गई है। आने वाले दिनों में ट्रांसफर सूची जारी होने की संभावना है। इस महीने कानपुर के नौबस्ता तक दौड़ेगी मेट्रो। कानपुर वासियों के लिए बड़ी खबर है कि साउथ में मेट्रो का सपना जल्द पूरा होने जा रहा है और इस महीने मेट्रो ट्रेन पहली बार नौबस्ता तक दौड़ेगी, जबकि जनवरी में इसी रूट पर ट्रायल रन शुरू होगा। पहले कॉरिडोर के 21 स्टेशनों में से 14 स्टेशन तक मेट्रो ट्रेन चल रही है, जिसमें झकरकटी बस अड्डा और ट्रांसपोर्ट नगर, भूमिगत और बारादेवी, किदवई नगर, बसंत विहार, बौद्ध नगर व नौबस्ता एलिवेटेड स्टेशन होंगे। स्वदेशी काटन मिल से सेंट्रल तक ट्रैक बिछ रहा है। नए साल पर कानपुर मेट्रो ने 1 करोड़ यात्रियों को सेवाएं दी। रोजाना करीब 35,000 यात्री इसमें सफर कर रहे हैं। पौष पूर्णिमा पर डुबकी लगाकर श्रद्धालुओं ने माघ मेले का किया स्वागत। माघ मेले का आगाज पौष पूर्णिमा के पहले स्नान पर्व से होता है, जब श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में ब्रह्म मुहूर्त से स्नान और दान पुण्य करते हैं। यह पितरों की पूर्णिमा माना जाता है और कल्याणकारी पर्व भी है। माघ मेले में कल्पवासी जीवन मृत्यु के बंधनों से मुक्ति की कामना से कठिन तप और जप करते हैं। 44 दिनों तक चलने वाले मेले में 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया जा रहा है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। 8 किलोमीटर घाट पुलिस, पीएससी, आरएफ, एनडीआरएफ, ड्रोन, एआई, सीसीटीवी और यूपी एटीएस कमांडो भी तैनात है। नए साल में ताजमहल को देखने के लिए उमड़ी पर्यटकों की भारी भीड़। नए साल में ताजमहल देखने का क्रेज बरकरार रहा। 1 जनवरी को टिकट लेकर 42,363 और बच्चों सहित करीब 65,000 पर्यटक आए। शनिवार को भी इसमें दिन भर में 34,645 पर्यटक ताजमहल देखने पहुंचे, जिनमें 31,419 भारतीय और 3,226 विदेशी थे। पश्चिमी और पूर्वी गेट पर दोपहर में लंबी लाइन लगी। टिकट खरीद और सुरक्षा जांच में आधे घंटे तक समय लगा। मुख्य मुकबरे पर ऊपर जाने के लिए भी लाइन लगी। 25 दिसंबर से पर्यटकों की भीड़ बढ़ी थी। 31 दिसंबर को छोड़कर प्रतिदिन 30,000 से भी अधिक लोग आए। आगरा किला समेत अन्य स्मारक भी भीड़ वाले रहे। सीबीएसई ने प्रैक्टिकल परीक्षा प्रक्रिया की शुरू। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने 10वीं व 12वीं की प्रैक्टिकल और आंतरिक मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसे 1 से 14 जनवरी तक पूरा करने का निर्देश दिया गया था। इस वर्ष जिले में कुल 27,000 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल के लिए बाहरी परीक्षक और पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं और 30-30 से बच्चों के समूह बनाकर परीक्षा कराई जाएगी। स्कूलों को अंकों को बोर्ड के लिंक पर गोपनीय रूप से अपलोड करना होगा। प्रैक्टिकल के दौरान हर बैच की फोटो जीपीएस लोकेशन के साथ अपलोड करनी अनिवार्य है, जिसमें परीक्षक और पर्यवेक्षक स्पष्ट दिखाई दे। अटल आवासीय विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया हुई शुरू।
फतेहपुरी सिकरी क्षेत्र के कोरई में संचालित अटल आवासीय विद्यालय में शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया आरंभ हो गई है। कक्षा 6वीं में 160 और कक्षा 9वीं में 67 सीटें उपलब्ध है। इच्छुक व पात्र अभ्यर्थी 31 जनवरी तक upbocw.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा 22 फरवरी 2026 को होगी, जिसमें कक्षा 6 में मानसिक क्षमता, अंक गणित व भाषा और कक्षा 9वीं में हिंदी, अंग्रेजी, गणित व विज्ञान के प्रश्न शामिल होंगे। प्रवेश केवल श्रमिक परिवारों के पंजीकृत बच्चों, कोविड-19 से अनाथ या बाल कल्याण योजना के पात्र बच्चों के लिए है। चयनित छात्रों को निःशुल्क शिक्षा, आवास, भोजन, यूनिफॉर्म व पुस्तकें भी मिलेंगी। उत्तर प्रदेश में डीएलएड की जगह अब बीएलएड होगा मान्य। उत्तर प्रदेश में कक्षा 1 से 8 तक प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए 2 वर्षीय डीएलएड पाठ्यक्रम बंद कर 4 वर्षीय बीएलएड पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। बीएलएड में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट होगी, जिससे अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने में समय की बचत होगी। प्रारंभ में ये प्रयागराज, जौनपुर, गोरखपुर, हापुड़, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर और वाराणसी के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों डाइट और वाराणसी के सीटीई में शुरू होगा। ऑनलाइन बैठक में प्राचार्यों से संसाधन और शिक्षकों की उपलब्धता पर चर्चा हुई। उच्च प्रशिक्षित शिक्षक आवश्यक होंगे। बाद में इसे प्रदेश के सभी 66 डाइटों में लागू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की कन्या सुमंगला योजना से 27 लाख बालिकाओं को मिला लाभ। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना जो 2019 में उत्तर प्रदेश में शुरू हुई थी, बालिकाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए कार्यरत है। इसका उद्देश्य लैंगिक समानता स्थापित करना, कन्या भ्रूण हत्या रोकना और समाज में बेटियों के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच को बढ़ाना है। योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 27 लाख बालिकाओं को लाभ पहुंचाया गया है, जिसके लिए सरकार ने 647.21 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इस साल 3.28 लाख लाभार्थियों को 130.03 करोड़ रुपए वितरित किए गए। योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा और विकास सुनिश्चित करती है और समाज में सकारात्मक बदलाव लाती है। भारतीय वायुसेना को मिलेगा आत्मनिर्भर सुरक्षा कवच। भारत ने कानपुर में विकसित हाइब्रिड ब्रेक पैराशूट सेल तेजस को सुरक्षित लैंडिंग की सुविधा दी है, जो 340 किलोमीटर प्रति घंटे की गति में छोटे रनवे पर भी विमान को रोक सकता है। ये पैराशूट 5.75 मीटर का कैनोपी और 17 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला है। केवल 10 किलोग्राम वजन का है और यूनिक्रॉस डिजाइन पर आधारित है। इसे 7 साल पहले डीआरडीओ ने तकनीकी हस्तांतरण के जरिए ओपीएफ को विकसित कराया था। ये प्रणाली पायलटों के आत्मविश्वास को बढ़ाएगी, युद्ध के समय सुरक्षा सुनिश्चित करेगी और भारत की रूस पर निर्भरता कम करेगी। 300 पैराशूट के ऑर्डर की बातचीत चल रही है। कानपुर में एसआईआर के बाद बनेंगे 150 नए बूथ। निर्वाचन आयोग ने एसआईआर यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद जिले में मतदान व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए 150 नए बूथ और 10 नए मतदान केंद्र बनाने की मंजूरी दी है और अब जिले में बूथ 3620 से बढ़कर 3770 और मतदान केंद्र 1413 से बढ़कर 1423 हो गए हैं। बूथों का निर्माण मतदाता संख्या और जनसंख्या घनत्व के आधार पर किया गया है, जबकि केंद्र स्थल की उपलब्धता, सुरक्षा और सुविधाओं पर निर्भर है। बिल्हौर, महाराजपुर और कैंट में सबसे अधिक नए बूथ और केंद्र बने हैं। नए बूथों से कतारें कम होंगी, सुविधा बढ़ेगी और मतदान प्रतिशत में सुधार होगा। एचबीएससी 10वीं और 12वीं टाइम टेबल पर आया अपडेट। हरियाणा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि एचबीएससी 10वीं और 12वीं परीक्षा 2026 की डेट शीट जल्द जारी करने वाला है। थ्योरी और प्रैक्टिकल परीक्षाओं की विस्तृत जानकारी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर पीडीएफ फाइल में उपलब्ध होगी। अनुमान है कि थ्योरी परीक्षाएं फरवरी से अप्रैल 2026 के बीच आयोजित होंगी, जबकि प्रैक्टिकल परीक्षा फरवरी के पहले सप्ताह में पूरी की जाएगी। छात्र डेट शीट डाउनलोड कर स्क्रीन पर देख सकते हैं और प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। बोर्ड ने अफवाहों से बचने और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की सलाह दी है, ताकि तैयारी सही समय पर प्रभावी ढंग से हो सके। जाने आज कैसा रहेगा उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज। ठंड और कोहरे का असर उत्तर प्रदेश में जारी है और फिलहाल राहत के कोई संकेत नहीं नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में तापमान में 3 से 5 डिग्री की गिरावट हो सकती है और धूप भी कम दिखाई देगी। बीते दिन रविवार को कई जिलों में दृश्यता 0 से 150 मीटर तक रही, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ। आगरा, कुशीनगर, कानपुर, लखनऊ सहित कई जिलों में कोहरा और ठंड के कारण लोग घरों में रहे। विशेषज्ञों ने चेताया कि कोहरा और ठंड बढ़ सकती है। राजधानी में अधिकतम तापमान 16.9 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यूपी बोर्ड परीक्षा के कई केंद्र तय मानक से अधिक दूरी पर स्थित। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के 120 केंद्र लखनऊ में बनाए, लेकिन कई केंद्र तय मानक से अधिक दूरी पर है।
परिषद ने 17 दिसंबर को केंद्र सूची जारी की और 22 दिसंबर तक आपत्तियां मांगी, परंतु 29 दिसंबर को अंतिम सूची में भी बदलाव नहीं किया गया। कई छात्र ऐसे केंद्रों में परीक्षा देंगे जो 12 से 18 किलोमीटर दूर है, जहां सीधे परिवहन उपलब्ध नहीं है और कई बार वाहन बदलने पड़ेंगे। स्कूलों और अभिभावकों ने आपत्तियां दर्ज कराई, लेकिन DIOS अधिकारी बदलाव में असमर्थ रहे। लड़कियों के लिए अधिकतम दूरी 7 किलोमीटर, लड़कों के लिए 12 से 15 किलोमीटर तय थी। विकसित उत्तर प्रदेश 2047 विजन बढ़ा आगे। उत्तर प्रदेश का विकसित उत्तर प्रदेश 2047 विजन मध्यम और दीर्घ अवधि के विकास लक्ष्यों को केंद्र में रखता है और इसमें जलवायु सहिष्णुता, हरियाली 20%, सोलर सिटी, ग्रीन हाइड्रोजन और शून्य कार्बन उत्सर्जन शामिल है। सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल, कृषि, पशुपालन, उद्योग, IT, स्मार्ट शहर और पर्यटन के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कृषि व उद्योग में उत्पादकता व निर्यात वृद्धि, स्वास्थ्य में मेडिकल टूरिज्म, शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर और पर्यटन व संस्कृति में वैश्विक पहचान सुनिश्चित करना मुख्य उद्देश्य है। रोजगार, निवेश और संतुलित विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। इंदौर घटना के बाद सीएम योगी सफाई व्यवस्था पर हुए सख्त। इंदौर की घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े रुख के तहत नगर विकास विभाग ने शहरी क्षेत्रों में सफाई और पेयजल व्यवस्था सुधारने के आदेश जारी किए हैं। हर वार्ड में सुबह और शाम 2 पालियों में सड़क, गलियों और सार्वजनिक शौचालयों की सफाई करनी होगी। मलिन बस्तियों व जल भराव वाले क्षेत्रों में कीट नियंत्रण और ब्लीचिंग का नियमित छिड़काव किया जाएगा। कूड़ा तुरंत लैंडफिल भेजा जाएगा, सड़क पर नहीं छोड़ा जाएगा। नगर आयुक्त और अधिकारियों को प्रतिदिन निरीक्षण कर रिपोर्ट भेजनी होगी। अभियान के तहत नागरिकों को स्वच्छता, शुद्ध पेयजल और संक्रामक रोगों से सुरक्षा के लिए जागरूक किया जाएगा। यूपी पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की तेज। यूपी पुलिस अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। सोनभद्र में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत ओबरा पुलिस ने पॉक्सो और SC/ST एक्ट के फरार आरोपियों से मुठभेड़ की, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी और कुल 3 गिरफ्तार हुए। वाराणसी के सराय मोहना में 1 लाख रुपए के इनामिया शूटर अरविंद यादव को पकड़कर अस्पताल में भर्ती कराया गया। सहारनपुर में मिर्जापुर पुलिस ने गोक्षी के हिस्ट्री शीटर हसीन उर्फ साहिल को गिरफ्तार किया, तो वहीं मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लगी। सभी मामलों में आरोपी फरार थे और पुलिस ने हथियार और कारतूस बरामद किए। कार्रवाई जारी है। पीएम मोदी ने वर्चुअल वॉलीबॉल का किया उद्घाटन। वाराणसी के सिगरा स्थित डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का वर्चुअल उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में उद्घाटन के समय स्टेडियम हर हर महादेव के नारे से गूंज उठा। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों को टीम भावना और इंडिया फर्स्ट का संदेश दिया। 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में देश भर की 58 टीमें भाग ले रही हैं। स्टेडियम को रंग बिरंगे बैनर और फ्लैग से सजाया गया। मुख्यमंत्री योगी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, महापौर अशोक तिवारी समेत अन्य नेता मंच पर मौजूद रहे। आयोजन में खिलाड़ियों और कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने लायक था। लखनऊ कोतवाली में नेहा सिंह राठौर का बयान हुआ दर्ज। कवियत्री और लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में अपना बयान दर्ज कराया। उनके खिलाफ इसी मामले में FIR दर्ज है और नेहा ने बताया कि पुलिस ने उन्हें 2 बार नोटिस भेजा था। पहले नोटिस पर उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से 14 दिन का समय मांगा, जबकि दूसरे नोटिस के बाद निर्धारित समय पर थाने पहुंची। उन्होंने कहा कि वो जांच में पूरा सहयोग कर रही है और कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करती है। पुलिस ने बताया कि पूछताछ औपचारिक थी और बयान केस डायरी में दर्ज किया गया। जांच जारी है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 2020 में आज ही के दिन भारत के विदेशी मुद्रा भंडार ने 457.468 बिलियन के उच्च स्तर को छुआ था। 1671 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों से सलहर क्षेत्र को अपने कब्जे में किया। 1893 में परमहंस योगानंद जी का जन्म हुआ था। ये भारतीय धर्मगुरु थे और 1967 में अशोक कुमार शुक्ला का जन्म हुआ था। ये कवि और साहित्यकार थे। 1990 में रमेश बहल का निधन हुआ था। ये भारतीय फिल्म निर्देशक तथा निर्माता थे। 1982 में C रामचंद्र का निधन हुआ। ये हिंदी फिल्म संगीतकार, गायक और निर्माता व निर्देशक थे। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि UPPSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, इनमें से कौन सा 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? A असम, B राजस्थान, C ओडिशा या फिर D गोवा? इसका सही जवाब है A असम। हमारा दूसरा सवाल है, महिला एशिया कप 2025 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? A स्वर्ण पदक, B रजत पदक, C कांस्य पदक या फिर D इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है C कांस्य पदक। हमारा तीसरा सवाल है, हाल ही में भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? A दूसरी, B तीसरी, C चौथी या फिर D पांचवी? इसका सही जवाब है C चौथी।
हमारा चौथा सवाल है, इनमें से कौन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बन गई है? ए रश्मि त्रिपाठी, बी काम्या कार्तिकेयन, सी मणिका जैन या फिर डी निधि शर्मा। इसका सही जवाब है बी काम्या कार्तिकेयन। हमारा पांचवा सवाल है, इनमें से कौन पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश बन गया है? ए अमेरिका, बी नॉर्वे, सी फिनलैंड या फिर डी डेनमार्क। इसका सही जवाब है डी डेनमार्क। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट किया था। जिन्होंने हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट किया था उनके नाम है श्रवण कुमार, सुभाष गौतम, सत्येंद्र यादव, अजय कुमार, सुनीता राजवंशी, राज तिवारी, किरण यादव, अखिलेश कुमार, संजीव कुमार, प्रहलाद विकास कश्यप और हेमंत कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में सड़कों की क्या स्थिति है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।